So till now you know why reservation exists. हजारों सालों के एट्रोसिटीज और उसके आफ्टरमैथ को काउंटर करने के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का रास्ता चुना गया। और ये जो मार्क है, कुछ स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो 50% के अराउंड रखा गया। मतलब 100 में से 50% सीट्स बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहेंगी। अब रिजर्वेशन कोई इंडिया स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कई देशों के द्वारा रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है। मोस्ट कॉमनली जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है वहाँ, लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। और हाल फिलहाल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो अपोजिशन पार्टी है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है रिजर्वेशन के मार्क को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और इसे दूसरे सेक्टर्स जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी इम्प्लीमेंट किए जाने के लिए। Yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। पर क्या रिजर्वेशन की वजह से हमारे देश में लोगों की सिचुएशंस बेटर हुई है, यानी कि इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है? रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी ग्रुप्स यानी कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, वहाँ एजुकेशनल एनरोलमेंट बढ़ा है। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट के मामले में एससी जो 2014-15 में 46.1 लाख पे थे, वो 2021-22 तक 66.2 लाख तक पहुंच गए, यानी कि 44% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। सेम पीरियड में एसटीज का एनरोलमेंट 65% बढ़ा और ओबीसी का एनरोलमेंट 45%। यानी कि इस डेटा के हिसाब से लोग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एनरोलमेंट नंबर बढ़ने से बेहतर शिक्षा नहीं मिल जाती और यहीं बस हमें गैप देखने को मिलता है। 2012 में 8 से 11 साल के 14,702 बच्चों के बीच में एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पाया गया कि अर्बन एरियाज में जो टेस्ट स्कोर गैप है मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग के मामले में, वो बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में इनसिग्निफिकेंट रहा है। मेट्रो सिटीज में तो ये फासला और ना के बराबर है, लेकिन जैसे ही हम रूरल एरियाज की तरफ जाते हैं हमें ये गैप सिग्निफिकेंट होता दिखाई देता है। एज पर दिस स्टडी, एसटी ग्रुप का टेस्ट स्कोर गैप सबसे मैक्सिमम था प्री स्कूलिंग एंड प्राइमरी स्कूलिंग के मामले में, लेकिन तीनों ही कैटेगरीज में जैसे ही स्टूडेंट प्री स्कूलिंग से प्राइमरी स्कूलिंग की तरफ गए उनका टेस्ट स्कोर गैप सिग्निफिकेंटली कम होता गया। जिन बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे थे उनको इतना मुश्किल नहीं पड़ा स्कोर करने में, लेकिन जो लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे उनके लिए ये चीजें ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे क्लासेस अटेंड करते गए उनमें कॉन्फिडेंस आता गया और ये जो फैक्टर है वो भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। रिसर्च में पाया गया कि खासकर माँ का जो एजुकेशन लेवल है और किस एज में वो माँ बनी है, ये टेस्ट स्कोर गैप को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों की फैमिली का हाउस होल्ड इनकम कंपैरेटिवली ज्यादा है वो ज्यादा स्कोर करते हैं बिकॉज उनके पास ज्यादा एक्सेस होता है रिसोर्सेज का, लेकिन एक सर्टेन इनकम के बाद ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अल्टीमेटली जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पाया गया वो था इन्वायरमेंट। एक बच्चे का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा उसको प्रभावित करता है। इनफैक्ट इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है पेरेंट्स के एजुकेशनल इनकम और उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से। एक इकोनॉमिक रिसर्चर के द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा का इस्तेमाल करते हुए ओबीसी रिजर्वेशन के इम्पैक्ट को स्टडी किया गया, तो पाया गया कि 1993 तक ओबीसी का वैसे तो एससी एसटी से ज्यादा ही सालों तक एजुकेशन लेते थे, लेकिन अपर कास्ट स्टूडेंट से उनका नंबर काफी कम था। लेकिन जैसे ही जॉब रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ ओबीसी के लिए, वैसे ही अपर कास्ट और ओबीसी के बीच का एजुकेशनल गैप कम होता गया। 1993 से 2000 के बीच एवरेज ओबीसी स्टूडेंट 0.8 ईयर्स ज्यादा एजुकेशन लेने लग गया अपर कास्ट स्टूडेंट से भी ज्यादा। ना सिर्फ ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे थे बल्कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे। जहां तक बात रही गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जनवरी 2016 तक 17.49% पोस्ट एससीज होल्ड करते हैं, 8.47% एसटीज होल्ड करते हैं और ये दोनों अपने मैंडेटेड रिजर्वेशंस को सरपास करते हैं, दैट इज 15% और 7.5% को, जबकि ओबीसीज होल्ड करते हैं 21.57%, जबकि इनका कोटा 27% का है। 2022-23 तक भी ये डेटा लगभग सिमिलर ही रहा, 15-17% एससीज का, 7-8% एसटीज का और लगभग 22% ओबीसीज का। लेकिन जो ग्रेड ए सर्विसेज हैं वहां हमें एक्चुअल गैप दिखाई देता है, जैसे कि ग्रेड ए पोस्ट में अप्रोक्सीमेटली 18% ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि डायरेक्टर एंड अबव लेवल के पोस्ट में जिनका टोटल नंबर 928 है वहां कंबाइंड एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन बस 13% का है, यानी कि 120 ऑफिशियल्स, जो कि कम से कम 208 होने चाहिए थे। ऑल्दो रिजर्वेशन की वजह से लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ा है, लेकिन वो हाई स्टेटस ऑक्यूपेशंस तक कम ही पहुंच पा रहे हैं। मोस्टली ग्रेड बी, सी, डी टाइप की नौकरियों तक ही सीमित रह गए हैं। जहां तक बात रही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो 17th लोकसभा में 120 एमपीज ओबीसी कम्युनिटी से थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 22% है टोटल स्ट्रेंथ का, और ये आए हैं थ्रू जनरल इलेक्शंस बिना रिजर्व्ड सीट्स के। जबकि
ST SC कैंडिडेट्स के लिए 15.5% और 8.7% सीट्स रिजर्व्ड हैं, जो कि देश के लगभग 25% ST SC पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भरे हुए भी हैं। लेकिन जो डिस्पैरिटी दिखाई देती है वो है उनके डिसीजन मेकिंग बॉडीज के पार्टिसिपेशन में। पार्लियामेंट की मेजर कमिटीज में उनका जो शेयर है वो काफी लिमिटेड देखने को मिलता है, यानी कि SC ST पार्लियामेंटेरियंस का इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी काफी लिमिटेड है। सो मोटा मोटी अगर हम डेटा को देखें तो रिजर्वेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन रिजर्वेशन कास्टिज्म की बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। ये सिम्टम्स को कम कर सकता है पर कास्टिज्म को क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि कास्टिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन। आपने भी स्वीकार कर लिया है, आपने भी स्वीकार कर लिया है, सब हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। अरे देना तुम्हें भी पर कहा हाँ? ठीक बात नहीं है। जिसकी वजह से समाज में एक ऐसा वर्ग उभर कर आया जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पिछड़ा हुआ है। तो अगर हमें एक इक्वल और आदर्श समाज बनाना है तो उसके लिए हम जो लोग पहले से ऊपर है उन्हें नीचे तो ला नहीं सकते, तो जो लोग नीचे हैं उन्हीं को ऊपर लाना पड़ेगा, और इसी सोशल जस्टिस का नाम है रिजर्वेशन। मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे, तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं, तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को, जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। अब हो सकता है तुम कहो कि क्यों ना कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर दे और जिनको जरूरत है उनको रिजर्वेशन दे देते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि किसको रिजर्वेशन देना है और किसको नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं भी करेगी तब भी सोसाइटी में कुछ खास नहीं बदलने वाला, क्योंकि लोग तुम्हारे सरनेम से, तुम्हारे गाँव से, तुम्हारे फूड हैबिट से, मैरिज प्रेफरेंसेस से, कम्युनिटी इवेंट से किसी न किसी तरीके से तुम्हारी कास्ट पहचानने की कोशिश करेंगे। और किस कम्युनिटी के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के नाम पर वो गवर्नमेंट ट्रैक कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कास्टिज्म इकोनॉमिक लेवल पर तो होता नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन हम इकोनॉमिक बेसिस पर दे नहीं सकते। सो अगर मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को समझाने की कोशिश करूं तो इसका पर्पस समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इस सिस्टम में बढ़ाने के लिए है, जो कि डोमिनेट किया जाता है बाय द अपर कास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशंस पर डिपेंड करता है, तो बैकवर्ड कम्युनिटी वालों को ये ऊपर आने ही नहीं देंगे, इसलिए रिजर्वेशन इस सिस्टम को मजबूर करता है बैकवर्ड कम्युनिटीज को इसका पार्ट बनाने के लिए। अब तुम कहोगे कि एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को सेम सीट पाने के लिए 700 नंबर लाने पड़ रहे हैं, वहीं पर कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से सिर्फ 450-500 नंबर लाके वो सीट पा जाता है। ये तो अनफेयर है ना। ऐसे में तो देश का मेरिट खराब होगा और खराब डॉक्टर इंजीनियर्स बनेंगे। याद करो कास्टिज्म की वजह से जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खराब हुआ है उसका क्या होगा, उसे भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। वो अचानक से तो इंप्रूव हो नहीं जाएगा। और जब हम मेरिट की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान के हार्डवर्क और उसके टैलेंट की बात नहीं करते हैं, हम उसको लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज के, उसके बैकग्राउंड, उसके सर्कमस्टेंसेस की भी बात करते हैं। सो अगर हमें 2 इंसानों को कंपेयर करना है मेरिट के बेसिस पर, तो ये जरूरी है कि हम इन दोनों इंसानों को सेम स्टार्टिंग पॉइंट दें। इसीलिए तो जब कोई रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर बन जाए तो हम इतना हैरान हो जाते हैं सुनकर, क्योंकि हमें पता है उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसको अलाउ नहीं करती वहां तक पहुंचने के लिए। अब यहीं पर इमेजिन करो कि कोई 4 साल से दृष्टि IAS में कोचिंग कर रहा है और वो कलेक्टर बन जाए और बोले कि साले तू 500 रैंक लाके कलेक्टर बना है, मैंने तो ऑल इंडिया रैंक 10 लाया है, तो तू मेरे कंपेरेबल नहीं है, मेरे से ज्यादा मेरिटोरियस नहीं है। चूतिया। और जहां तक बात रही खराब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की, तो रिजर्वेशन का पर्पस है सिर्फ एडमिशन दिलाना, जो कि बॉटल नेक हो सकता था बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, वहां से इन्हें पास थ्रू कराना। इसके बाद रिजर्वेशन कुछ काम नहीं आता। हर स्टूडेंट को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी MBBS की डिग्री पाने के लिए। वहां कोई पासिंग मार्क्स में छूट नहीं मिलते, और वैसे ही बीटेक की डिग्री पाने के लिए भी सबको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से अगर डॉक्टर बन रहा है तो वो उतना ही कैपेबल है जितना एक जनरल कैटेगरी से बनता है। इसके बाद बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्ट भी रिजर्व रहते हैं, जो कि अगेन सिर्फ एडमिशन के लिए है। उसके बाद उसकी मेहनत उतनी ही है जितनी मेहनत किसी और कैटेगरी वाले स्टूडेंट की है उस जॉब में। वहां कोई फ्री के पैसे नहीं मिलते। अब जाहिर सी बात है कि अगर 50-60% सीट्स रिजर्व्ड हैं तो जो नंबर ऑफ जनरली अवेलेबल सीट्स हैं वो कम होंगे। इसका मतलब बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके लिए उनके पास ब्लेम करने के लिए सबसे आसान तरीका है रिजर्वेशन। लेकिन बात यह है कि अगर रिजर्वेशन 10% भी हो गया ना, तब भी हर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही इतना ज्यादा है। सो रिजर्वेशन की परसेंटेज पर हमें ध्यान देने के बजाय नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना पड़ेगा, और वो कौन ही करेगा। जैसे जिस्ट की वाली वीडियो मैंने देखी जिसमें कई सारे लड़के विमेन रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। मतलब सही बात है, किसी के साथ अगर सोशल इनजस्टिस हुआ है लंबे समय तक तो क्यों ही उसको फायदा मिले। मतलब हमने थोड़ी गलत किया है, हम तो बस हारे हुए लोग हैं जो अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रीजंस खोज रहे हैं अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन रिजर्वेशन का असली फायदा तभी है जब जिनको जरूरत है उन तक वो पहुंचे। इसीलिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के वर्डिक्ट को ओवररूल करके SC और ST के सब कैटेगराइजेशन के लिए स्टेट्स को परमिशन दे दी। और जैसे OBC में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिवीजन था, वैसे
वैसा ही SC और ST में भी होगा। जो लोग ज्यादा बैकवर्ड हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और जो लोग ऊपर आ चुके हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं SC ST कैटेगरी के अंतर्गत और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो शायद अब कम मिलेंगे या खत्म ही हो जाएंगे। यानी कि एक SC कैटेगरी के IAS के बेटे को नीट में 450 नंबर में कोई सीट नहीं मिलने वाला अब, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हाँ वो मिलता है। 2019 में मुंबई की एक मेडिकल स्टूडेंट पायल ताड़वी सुसाइड कर अपनी जान ले लेती है एंड द रीजन वाज एलिज्ड कास्टिस्ट बुलिंग डन बाय हर 3 सीनियर अपर कास्ट स्टूडेंट्स। और 2022 में IIT बॉम्बे का एक दलित स्टूडेंट दर्शन सोलंकी सुसाइड कर अपनी जान ले लेते हैं एंड द रीजन वाज अगेन एलिज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको लेकर उनकी फैमिली एकदम श्योर है, लेकिन IIT की जो कमेटी बैठी इस पर जांच करने के लिए वो इसे सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये केस अभी भी ऑन है, तो देखते हैं आने वाले समय पे क्या फैसला आता है इसका। ऐसा नहीं कि और कोई डिस्क्रिमिनेशन के केस हो नहीं रहे हमारे देश में, बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे केसेस इंडिया के रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं। अभी जो डेटा मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ उसको पढ़कर तो मेरा दिमाग ही फट गया भाई, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु के लगभग 30% स्कूल से जिनका सर्वे किया गया वहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय तमिलनाडु अनटचेबिलिटी एजुकेशनल फ्रंट, ऐसे यहाँ कई सारे स्कूल्स हैं जहां बच्चों से टॉयलेट क्लीन कराया जा रहा है, सेपरेट कास्ट बेस्ड क्यूज बनाए जाते हैं मिड डे मील्स खिलाने के समय, आर्ट फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन में भेदभाव होता है, लैब टाइम्स में उनको अलग समय दिया जाता है, प्ले टाइम में उन्हें अलग रखा जाता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज ये है, तमिलनाडु के 33 स्कूलों में स्टूडेंट से कहा गया दैट दे शुड वेयर अ रिस्ट बैंड और अ डॉलर साइन टू शो देयर कास्ट आइडेंटिटी। शोध भाई क्या हो रहा है। और रिसेंटली तुमने हरियाणा के IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार का सुसाइड केस के बारे में भी सुना होगा। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के आला अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन अधिकारियों का नाम IPS पूरन ने अपने आखिरी नोट में लिखा था। आरोप भेदभाव, जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी था। इंडिया टुडे की कमलजीत कौर के मुताबिक जिन 13 अधिकारियों के नाम लिखे गए उनमें 9 IPS और 2 IAS अधिकारी हैं। इसमें हरियाणा की DGP शत्रुजीत कपूर का नाम भी है। आरोप है कि उन्होंने अपना एरियर तो 1 जनवरी 2015 पर हासिल कर लिया, लेकिन जब पूरन कुमार ने नियमानुसार एरियर की मांग की तो उन्हें बेइज्जत किया गया, एरियर रुकवा दिया गया। ये भी खबरें चल रही कि किस तरह से शत्रुजीत ने लगातार पूरन कुमार को हैरेस करने की कोशिश की, कभी ट्रांसफ़र के नाम पे, कभी पोस्टिंग के नाम पर, कभी बुनियादी जो एक IPS अधिकारी को सुविधाएं मिलती हैं उसके नाम पर। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि एक सिपाही के बयान के आधार पर पूरन कुमार के खिलाफ तो फटाक से FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनकी IAS पत्नी के FIR के लिए एप्लीकेशन देने के बाद भी घंटों का, दिनों का वक्त लगा, जिसका अगेन एलिज्ड रीजन था कास्टिज्म एंड सिस्टमैटिक हैरेसमेंट। और जब ये वीडियो मैं बना ही रहा था तब महाराष्ट्र से एक न्यूज सुनने को मिलती है। एक लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। लड़की को जब पता चला तब वो भागते हुए युवक के घर पहुंची, शव के सामने मांग पर सिंदूर भरा और कहा कि वह अभी भी उसे अपना साथी मानती है। यह मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है। जूनागंज के सक्षम और आंचल पिछले 3 साल से रिश्ते में थे। आंचल का परिवार इस रिश्ते का विरोध करता था। आरोप है कि 27 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे जब उन्हें पता चला कि सक्षम इलाके में घूम रहा है तो आंचल के पिता गजानन, उनके बेटे साहिल, हिमेश और कुछ अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले उसे गोली मारी गई और फिर टाइल से सिर पर मारा गया। सक्षम की मौत हो गई, जिसके लिए लड़की की फैमिली बहुत पहले से कंस्पायर कर रही थी क्योंकि वो लोअर कास्ट से था और उसकी बहन उससे प्यार करती थी। सक्षम की मौत में भी हमारा प्यार जीत गया। मेरे पिता और भाइयों की हार हुई है। उसने अपने पिता और भाइयों को मौत की सजा देने की मांग की है और आरोप लगाया है कि उसकी जाति के कारण सक्षम को निशाना बनाया गया। क्या मिला जो दे करके? ना बेचारी उस लड़की को खुशी मिल पाई जिंदगी में जो वो चाहती थी और ना इनका ही कुछ हो पाया। साले जेल में सड़ेंगे अब। भाई आई एम कन्विंस्ड कि मेरा समाज अंधा हो चुका है, इसे कुछ नहीं दिख रहा ये क्या कर रहा है, और मुझे लगता है ये तब तक चलेगा जब तक हम धर्म जात पात के नशे में डूबे रहेंगे। But where does this draw the line? Because in India, we often see that the caste differences often lead to honor killings in love marriages that take place, wherein often it is either the guy or the girl who have to sacrifice their life for to marry or either to be with the person that they wish to be with. हालांकि मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन है और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इन चुतियापों से बहुत दूर है। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से तो बेटर ही है और मैं चाहता हूँ ये बेटर बने, जितना हो सके उतना बेटर
बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई मेरा देश, मेरा समाज आगे बढ़े। इन चुतियाबों में कुछ नहीं रखा। साली इतनी बड़ी हिस्ट्री हमारे सामने है जहाँ लोग धर्म और जात के नाम पर लड़ लड़ के मर गए, कुछ हासिल नहीं हुआ उसका। हम उसी रास्ते पे आंख मूंद के फिर चलते जा रहे हैं। ये कैसे अनपढ़ चोदू लोग पैदा हो रहे हैं यार। तुम बताओ तुम्हारे क्या विचार है इस टॉपिक के ऊपर, और कोई टॉपिक वगैरह आ रहा होगा दिमाग में तो सजेस्ट भी करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।